हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करेंगे, साउंड क्लियर है? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी साउंड आप तक जा रही है? हाँ, चलिए, साउंड क्लियर है। तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये फर्स्ट क्लास है। आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर ले तो इसमें जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मींस इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर, मींस जितना भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। चलिए, तो ये सब्जेक्ट में सिलेबस सभी के पास होगा, सभी के पास सिलेबस होगा, तो सिलेबस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपसे। ठीक है ना, फालतू को चीज़ों से बचते हुए डायरेक्ट हम आपको लेक्चर पे लेकर के आए हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर से गारंटी देते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्लास से ही आपका फ्रूटफुल होने वाला है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, क्लास करना है, डायरेक्ट क्लास करना है, डायरेक्ट हम कंटेंट पे आ रहे हैं। सिलेबस ऑलरेडी सभी के पास है तो वहां से सिलेबस आपको देख लेना है, वहां से काम चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब्जेक्ट का ही नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजरमेंट क्या होता है, फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद एरर वगैरह निकालने का हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, मीन्स यहाँ जो भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ब्रांच भी हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो मेजरमेंट की बात कर ले, मेजरमेंट की बात कर ले तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो प्रोसेस है उसको मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में जैसे टाइम को अगर मेजर करते हैं तो टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में मेजर करते हैं। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे जाते हैं ना जी, दुकान में जाते हैं, मान लीजिए राशन का सामान लेना है, चीनी लेना है, 1 किलो चीनी लेना है, तो क्या करते हैं? उसको जो तराजू होता है, ठीक है ना, उससे हम लोग मेजर करते हैं ना। तो तराजू क्या हो गया? मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए करेंट मेजर करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हम आपको ले चलते हैं, तो करेंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, रेसिस्टेंस मेजर करना है, तो उसके लिए क्या होता है? अलग अलग डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट सारे डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं, है ना। चलिए, तो मेजरमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नाम से ही क्लियर है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। मीन्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एमीटर जिसकी मदद से हम लोग करेंट को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है ना, ओम मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ए डिवाइस फॉर डिटरमिन द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड या उसके वैल्यू को डिटरमिन करते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं।
किसी भी चीज को मेजर करते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे डिवाइस को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, मल्टीमीटर, ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, डिफरेंट सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट सारे चीज को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों, ये हो गया मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, समझ समझ के पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। अब देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम बात किए तो ये आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, ये जो डिवाइस है ये क्या है, तो ये वोल्ट मीटर है। यहाँ देखिए भी लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है मतलब क्या हो गया, ये डिवाइस जो है ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर को दिखाता है, वोल्ट मीटर को दिखाता है। तो ये आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आ गया। उसी तरह से ये ए लिखा है, ए लिखा हुआ है मतलब ये क्या है, एमीटर है, एमीटर है, ठीक है, एमीटर है। ये वोल्ट मीटर हो गया, ये एमीटर हो गया। वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। वही करेंट को मेजर करने के लिए, अगर करेंट आपको मेजर करना है तो उसके लिए एमीटर का यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट को मेजर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सब क्या हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये ओम मीटर है, इसको क्या बोलेंगे, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है ना, ये ओम मीटर है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये जो है इसको हम लोग स्केल बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। ये हो गया स्केल, स्केल। और ये जो दिख रहा है आपको पतला सा, ये हो गया पॉइंटर, इसको बोलते हैं पॉइंटर, ठीक है, स्केल और पॉइंटर। जैसे अगर घड़ी में देखेंगे बच्चा, घड़ी में जैसे आप अगर देखेंगे तो ये देखिए ये जो घड़ी दिख रहा है, ये घड़ी में क्या दिख रहा है आपको, नीडल दिख रहा है, सुई दिख रहा है। तो उसको हम लोग जो सुई दिखता है आपको घड़ी में, ये पॉइंटर बोलता है, ठीक है ना, पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। और घड़ी में जो पूरा आपका लिखा हुआ है डायल पे, पूरा जो डायल पे लिखा रहता है, डेट इज एक तरह से ये स्केल हो गया, अगर सिंपली शब्दों में हम लोग बोले तो, ठीक है ना। और ये जो हम लोग यूज करते हैं सुई, वो एक तरह से पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जब भी आप देखेंगे तो इस तरह का आपको दिखेगा। ये कैसे इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा सर, तो ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या दिखने वाला है, तो स्केल और पॉइंटर की मदद से हम लोग मेजर करते हैं। वही ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है, ये कौन सा डिवाइस है, इसका नाम है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर। आपको अभी कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये डायग्राम सब देखना है, क्योंकि यही सब डिवाइस का आपको फ्यूचर में यूज करना है। आप अपने लैब में जाएंगे तो ये सारे के सारे चीज आपको दिखने वाला है, ठीक है ना। एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे के सारे डिवाइस जो है आपको दिखने वाला है, सारे के सारे डिवाइस दिखने वाला है। हाँ, ये एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे के सारे डिवाइस आपको दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखता है। बस अभी इतना समझ लीजिए और सिंपल शब्दों में समझना है। तो ये समझिए जो वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं, एमीटर की मदद से हम लोग करेंट को मेजर करते हैं, ठीक है ना। करेंट को, इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो उसके लिए एमीटर का यूज करते हैं। उसी तरह से बच्चा ये बोले ओम मीटर, ओम मीटर की मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो ओम मीटर की मदद से हम लोग करेंट मेजर करते हैं, ठीक है, ओम मीटर की मदद से करेंट मेजर करते हैं। और ये है मल्टीमीटर, इसका नाम है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम लोग ये तीनों चीज को मेजर करते हैं, एक ही डिवाइस से ये तीनों चीज को मेजर करते हैं। करंट भी मेजर करते हैं, वोल्टेज भी मेजर करते हैं और रेसिस्टेंस भी मेजर करते हैं।
मीन्स ये तीनों जो डिवाइस आपको दिख रहा है, ये तीनों डिवाइस का जो है वोल्ट मीटर, एमीटर और ओम मीटर, ये तीनों का डिवाइस का गुण जो है इसमें है। एक सिंगल डिवाइस से मल्टीमीटर की मदद से आप इसको ये तीनों चीज करेंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, तीनों चीजों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। ये एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, छोटा सा डिवाइस है। ठीक है, छोटा सा ये डिवाइस होता है और इसमें बैटरी लगा रहता है। आप कहीं भी इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक है ना। इसमें एक स्विच लगा रहता है। ठीक है, ये स्विच है जिसको हम लोग रोटरी स्विच बोलते हैं, रोटरी स्विच बोलते हैं, इसको रोटरी स्विच बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करके यूज करते हैं। मान लीजिए रेसिस्टेंस मेजर करना है तो रेसिस्टेंस साइड में इसको रोटेट कर लेंगे, करंट मेजर करना है तो करंट साइड में रोटेट कर लेंगे, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज साइड में रोटेट करके मेजर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो आपको दिखाएगा। सिविल का क्लास भी चलता है। ठीक है ना। कल क्लास हुआ था ना आप लोग का, विनीता, स्वाति, तो यहाँ पे दोनों क्लास होने वाला है। ठीक है ना, सिविल का भी क्लास होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्लास होगा, दोनों क्लास आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अच्छा, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, आपको अदर चीजों से, भीड़ से अलग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। मेजर करने के लिए और भी बहुत सारे डिवाइस होता है और हर फील्ड में यूज किया जाता है डिवाइस का, अलग अलग डिवाइस का यूज करते हैं। मेडिकल के फील्ड में भी यूज किया जाता है, इंजीनियरिंग के फील्ड में भी किया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग में अलग डिवाइस होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिवाइस कुछ अलग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी डिवाइस होता है अलग अलग चीज मेजर करने के लिए। ठीक है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेजरमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसका यूज करते हैं मेजर करने के लिए। तो ये सब डिफरेंट सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। 7:30 8 बजे आपका क्लास होगा सिविल का। ठीक है, अंजना ओम कश्यप गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओम प्रकाश गुप्ता गुड इवनिंग। ठीक है बच्चा, एक बार कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हम आपको कहाँ से स्टार्ट किए, एकदम इनिशियल से स्टार्ट किए। सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट बताए, प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फिर हम आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताए, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड या उसको या वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ठीक है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। डिफरेंट सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम आपको दिखाए, डिफरेंट सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई, ये सब के सब क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं एरर पे, एरर पे आते हैं। नेक्स्ट एरर पे आते हैं। एरर पे आने से पहले, एरर पे आने से पहले हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, एरर और मिस्टेक, ये दोनों में आप हमको अंतर बता दीजिए। एरर और मिस्टेक में क्या अंतर है, एरर और मिस्टेक में क्या अंतर है। तो देखिए, मिस्टेक कहने का मतलब हो गया, अगर 10/2 को आप लिखते हैं 6, ये क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। 10/2 को 6 लिख दिए, ये मिस्टेक हो गया। और 10/3 है, इसको आप लिखेंगे 3.33, एक स्टूडेंट लिखा, दूसरा स्टूडेंट लिख रहा है 3.3333, तीसरा स्टूडेंट लिख रहा है 3.33333। ठीक है, आप बताइए इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो ये सभी के सभी स्टूडेंट जो है इसमें सही है। एरर, एरर क्या होगा, एरर को हम लोग रिड्यूस करते हैं
कंप्लीटली रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाते हैं। वही मिस्टेक की बात है। तो 10/2 को 6 लिखा गया है, तो ये मिस्टेक हो गया। इसको काट करके हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। ये मिस्टेक हो गया, इसको मिस्टेक कहेंगे। मिस्टेक को हम लोग कंप्लीटली सुधार सकते हैं, ठीक है ना। एरर को हम लोग कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाते हैं, एरर को रिड्यूस करते हैं। और आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर, जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस क्लास में। तो एरर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये लाजमी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें एरर कुछ ना कुछ आएगा। आप खुद देखिए, डे टू डे लाइफ से कंपेयर कीजिए। मान लीजिए आप साइकिल खरीदे होंगे, तो पहला दिन जो साइकिल का स्पीड, जो साइकिल का चीजें था, जितना स्मूथली साइकिल काम कर रहा था, क्या वही साइकिल 5 साल बाद सेम स्पीड, सेम सब चीज था क्या? नहीं, एरर प्रोड्यूस करना शुरू हो गया था। मीन्स जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट जो है पुराना होगा, एरर क्या होगा, ज्यादा देगा। जैसे कोई बच्चा है, 5 साल 10 साल का बच्चा है, उसका मेमोरी और एक 70 साल का आदमी है, दोनों का मेमोरी सेम होगा? नहीं होगा सेम, ठीक है ना। एक 10 साल के बच्चे को मेमोरी पावर बहुत तेज होता है, और यही जैसे जैसे पुराना होते हैं, जैसे जैसे एज ढलता है, मेमोरी पावर क्या होता है, कम होते जाता है। मतलब एरर आपको हर जगह दिखेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया हो या फिर आपका रियल लाइफ हो, हर एक जगह पे आपको एरर कुछ ना कुछ देखने वाला है। तो एरर को हम लोग क्या करते हैं, मीन्स हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं इस क्लास में, एरर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और कैसे रिड्यूस करेंगे, तो अब बताइए, ये तीनों बच्चा सही है, लेकिन कौन कहेंगे जो सबसे बेस्ट है? तो जितना ज्यादा आप ले रहे हैं, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर इसको बोलते हैं, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उतना जो है इसको हम क्या बोलेंगे, उतना ज्यादा जो है इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेट है। मींस अगर एक्यूरेसी की बात कर ले, एक्यूरेसी की बात कर ले, एक्यूरेसी की बात कर ले, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी जानने के लिए हम ये जानेंगे जो वो इंस्ट्रूमेंट में एरर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। एरर को, एक्यूरेसी को हम लोग एरर के टर्म में भी फाइंड करते हैं, एरर के टर्म में फाइंड करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा एरर आ रहा है, वो ज्यादा एरर प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट आप ले लीजिए, एमीटर, वोल्ट मीटर, कोई भी ले लीजिए, अगर एरर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है, जो वो इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी क्या होगा, कम होगा। मतलब एक्यूरेसी और एरर दोनों में क्या है, रिलेशन है। एक्यूरेसी अगर अधिक होगा तो एरर कम होगा, एक्यूरेसी अगर कम हो रहा है मींस एरर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। दो स्टूडेंट को टास्क दिया, ठीक है ना, दो स्टूडेंट को क्या किया गया, टास्क दिया गया, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, दोनों को टास्क दिया गया। एक स्टूडेंट जो है पूरा सही सही बना के दिखाया, और दूसरा स्टूडेंट जो है उसका 50% सही है और 50% क्या है, गलत है। तो कौन सा स्टूडेंट का एक्यूरेसी अच्छा माना जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो पूरा सही का सही बनाया उसका एक्यूरेसी अच्छा होगा। तो सही का सही बनाया मतलब ये गलती नहीं किया। अगर आप गलती कम करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपका एक्यूरेसी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अगर एरर ज्यादा आता है तो एक्यूरेसी कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे, एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो एरर क्या होता है, एरर क्या होता है, इट इज द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब दो टर्म आपको आ गया, एक कह रहा है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डेविएशन होता है उसको हम लोग एरर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है। अब एम, यहां जो ये एम दिख रहा है इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, और ये 80 हो गया, ये ट्रू वैल्यू हो गया, ट्रू वैल्यू इसको बोलते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूट्यूब पर लगातार क्लास कराते हैं सर, जो सब्सक्रिप्शन लिया है। चलिए,
तो मेजर्ड वैल्यू जो है बच्चा, मेजर्ड वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको बताए थे ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड या उसके वैल्यू को डिटरमिन करते हैं, तो उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, तो मेजर्ड वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने लैब में गए और आपको बोला गया जो करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एमीटर को ले जाएंगे या फिर मल्टीमीटर, दोनों में से कोई भी डिवाइस का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मल्टीमीटर का ही यूज कर रहे हैं, मल्टीमीटर से जाकर के हम लोग मेजर किए, तो जो भी करंट दिया तो वो क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो वैल्यू आप मेजर करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू। एनी वैल्यू और एनी रीडिंग कैलकुलेटेड फ्रॉम मेजरमेंट सिस्टम और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज मेजर्ड वैल्यू। मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो हम लोग वैल्यू को मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। और ट्रू वैल्यू क्या होता है, तो ट्रू वैल्यू इसको हम लोग रेटेड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू क्या हो गया, एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम रेटेड वैल्यू इज नोन एज ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू जो कि रेटेड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे। अब लेबोरेटरी में आप जाते हैं, लैब में आप गए होंगे, तो लैब में या फिर लैब कॉपी आप लिखे होंगे तो आप गौर किए होंगे, क्या गौर किए हैं, तो एक हम लोग रीडिंग लेते हैं, ठीक है ना, रीडिंग लेते हैं प्रैक्टिकल रीडिंग, और एक क्या करते हैं, फार्मूला वगैरह का यूज करके कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, ठीक है ना, कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला वगैरह का यूज करके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो दो तरह का आपको वैल्यू आता है। अच्छा एक चीज और आप गौर करते होंगे, क्या गौर करते होंगे, तो जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं वो वैल्यू और फार्मूला से जो कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू दोनों सेम होता है क्या, नहीं सेम होगा, ठीक है ना। तो वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं वैल्यू को, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। और यही जो दोनों में डिफरेंस है ना बच्चा, उसी को तो एरर बोलते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए बाइक खरीदने के लिए आप शोरूम में गए और बाइक में आपको बोल रहा है जो 60 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड देगा, ठीक है, तो वो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है उसको कैलकुलेट करके आपको बता रहा है जो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया उसका ये इफिशियंसी है, इसके अकॉर्डिंग ये 60 किलोमीटर पर आवर देगा। लेकिन जब आप उसी बाइक को रोड पे अप्लाएंगे, ऑन रोड आएगा वो बाइक, तो उसका स्पीड आप देखेंगे घट बढ़ सकता है। 60 किलोमीटर पर आवर बोला है तो आपको 55 किलोमीटर पर आवर, 56 किलोमीटर पर आवर देगा। और देखेंगे जैसे जैसे पुराना होगा वही बाइक शुरू में तो अच्छा देगा स्पीड, जैसे जैसे पुराना होगा उसका स्पीड जो है माइलेज और घटते चला जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो ही तो एरर दिखा रहा है, ठीक है ना, वही तो एरर को दिखा रहा है। यही तो एरर है, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर वाले कोर्स में आपको ये चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो एप्लीकेशन पे कोर्स है वहाँ चल रहा है, और ये क्लास जो है आपका थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कमेंट करके एक बार फटाफट सभी लोग बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ों समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, एक बार फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। अभी हम आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एरर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दिखेगा और सब्जेक्टिव में भी दिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट क्लास से ही आपको हम वैल्यूएबल क्लास दे रहे हैं, ये नहीं जो बस सिलेबस या कुछ इधर उधर का डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्ट टू द पॉइंट हम आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल है वहां पे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू समझ गए होंगे। ट्रू वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, जैसे लैब में जब प्रैक्टिकल कॉपी लिखते होंगे तो वहाँ पे एक वैल्यू हम लोग फार्मूला वगैरह का यूज करके कैलकुलेट करके लाते हैं, और एक हम लोग जो रीडिंग से लेते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर करते हैं उसको लिखते हैं और कोशिश करते हैं जो कैलकुलेट करके वैल्यू आया है उसके आसपास का वैल्यू हमको मिले, ठीक है ना, तब आपका रीडिंग जो है सही माना जाएगा। अब मान लीजिए कैलकुलेट करके जो आप वैल्यू ला रहे हैं वो 5 एम्पियर ला रहे हैं और जब मेजर करने जा रहे हैं तो 1 एम्पियर आ रहा है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा का एरर हो गया, ठीक है ना। अगर 5 वोल्ट का है
और वो जो है मान लीजिए 4.99 वोल्ट या 4.88 इस तरह से वैल्यू आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो एरर क्या हो गया, एरर या इसी को हम लोग एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक एरर बोलते हैं, एरर को ही स्टैटिक एरर बोलते हैं। सेम चीज है स्टैटिक एरर। एरर मतलब हो गया ट्रूटी, ट्रूटी। एरर क्या हो गया, तो ये मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हो गया। एरर को हम लोग डेल ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डेल ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, ए एम माइनस ए टी। ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं उसको मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू। और ये ए टी हो गया ट्रू वैल्यू, जो कि कैलकुलेटेड या रेटेड वैल्यू होता है, जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके आप लाते हैं, जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके लाते हैं। सभी शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना अमर, अभी तो जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है, सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो एरर क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर, या और भी डिवाइस हो सकता है, वाट मीटर जिसे हम लोग पावर मेजर करते हैं, एनर्जी मीटर, ठीक है ना, जिसे हम लोग एनर्जी को मेजर करते हैं। तो डिफरेंट सारा डिवाइस हो सकता है, ठीक है ना। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। अब एरर जो है बच्चा, एरर क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर निगेटिव भी हो सकता है। देखिए, इफ अगर मेजर्ड वैल्यू जो है ए एम ग्रेटर देन 80 होता है, अगर मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू से अधिक होता है, तो आप खुद देख के देखिए, अगर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तो एरर क्या आएगा, एरर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है ट्रू वैल्यू से तो एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर वही हम लोग बात कर ले, इफ ए एम मेजर्ड वैल्यू जो है लेस देन ट्रू वैल्यू होता है, मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू से कम होता है, तो देखिए ये अगर छोटा होगा और ये बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। ये मान लिया 3 है और ये 5 है, तो -2 बचेगा, तो एरर क्या हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एरर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एरर मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू अधिक होगा ट्रू वैल्यू से तब एरर पॉजिटिव होगा, अगर मेजर्ड वैल्यू कम होगा ट्रू वैल्यू से तो एरर निगेटिव होगा, ठीक है ना बच्चा। चलिए नोट कर लिए। चलिए नोट कर लिए ना। चलिए, एरर समझ गए, एरर में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। अब है स्टैटिक करेक्शन। स्टैटिक करेक्शन किसको बोलेंगे, स्टैटिक एरर देख लिए, अब है स्टैटिक करेक्शन। तो स्टैटिक करेक्शन और स्टैटिक एरर में बहुत का अंतर नहीं है। देखिए, स्टैटिक एरर क्या था, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और स्टैटिक करेक्शन होता है ट्रू वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोले, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हो गया, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो स्टैटिक करेक्शन क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्टैटिक करेक्शन बोलेंगे। मींस स्टैटिक करेक्शन, स्टैटिक करेक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया AT माइनस AM, AT माइनस AM। स्टैटिक करेक्शन को डेल ऑफ C से रिप्रेजेंट करते हैं,
डेल ऑफ सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेल ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT माइनस AM। अब देखिए बच्चा यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, AM माइनस AT। इसको लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस को कॉमन ले लिए तो ये AM हो गया, यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो ये माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो AM माइनस AT लिख सकते हैं। और AM माइनस AT क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को क्या बोले हम, एरर बोले। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ सी। डेल ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल ऑफ ए लिखेंगे। डेल ऑफ ए क्या है, ये डेल ऑफ ए क्या है, डेल ऑफ ए है एरर। अब यहां पे गौर फरमाइएगा, यहां पे देखिए स्टैटिक करेक्शन और स्टैटिक एरर में रिलेशन है। स्टैटिक करेक्शन और स्टैटिक एरर में रिलेशन है। इसको देखना है तो एक बार देख लीजिए। ये हो गया स्टैटिक करेक्शन, ठीक है, ये हो गया स्टैटिक करेक्शन, ठीक है। स्टैटिक एरर और स्टैटिक करेक्शन में हम बोल रहे हैं अंतर है। तो स्टैटिक करेक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, माइनस ऑफ स्टैटिक एरर। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर स्टैटिक करेक्शन पॉजिटिव होगा तो स्टैटिक एरर क्या होगा, निगेटिव होगा। मीन्स एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। अगर एरर पॉजिटिव आ रहा है तो करेक्शन निगेटिव हो जाएगा, अगर करेक्शन पॉजिटिव है तो एरर निगेटिव हो जाएगा। दोनों बराबर होगा, स्टैटिक एरर और स्टैटिक करेक्शन दोनों इक्वल टू है, बट साइन चेंजिंग है। साइन क्या है, अलग है। साइन क्या है, अलग है, ठीक है ना, साइन अलग है, साइन अलग है। तो स्टैटिक करेक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, निगेटिव ऑफ स्टैटिक एरर। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये डेल सी, ये करेक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये AT माइनस AM हो गया। स्टैटिक करेक्शन इज इक्वल टू डेल ऑफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया स्टैटिक करेक्शन। स्टैटिक करेक्शन है ना। और डेल ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो गया, ये AM मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हो गया। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे एरर या फिर स्टैटिक एरर। सिंपली आप एरर भी बोल सकते हैं या फिर स्टैटिक एरर बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चा, हाँ अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मीटर रीड्स 127.50 एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 127.43 वोल्ट। डिटरमीन, क्या मेजर करना है, डिटरमीन स्टैटिक एरर एंड स्टैटिक करेक्शन फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दिया हुआ है। ए मीटर रीड्स 127.50 एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इतना। मेजर्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये है 127.50 वोल्ट है, 127.50 वोल्ट है। ट्रू वैल्यू कितना दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 127.43 वोल्ट। निकालना क्या है, स्टैटिक एरर निकालना है। स्टैटिक एरर इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैटिक एरर इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है मेजर्ड वैल्यू और माइनस ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो मेजर्ड वैल्यू कितना है 127.50 माइनस, और ट्रू वैल्यू कितना है, तो 127.43 है, ठीक है ना। दोनों का दोनों क्या है, वोल्ट में है। तो कितना बचेगा, 127.50 में से 127.43 को घटाएंगे, 127.50 और माइनस 127.43, कितना 10 में से 3 गया 7, ये 4 में से 4 गया 0, 0 0 0, मतलब 0.07 वोल्ट आ जाएगा। ये स्टैटिक एरर आ गया है ना, ये आ गया स्टैटिक एरर, स्टैटिक एरर आ गया, ठीक है ना, स्टैटिक एरर आ गया। स्टैटिक करेक्शन कैसे निकालेंगे,
तो सिंपली भी लिख सकते हैं स्टैटिक करेक्शन, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, सेम वैल्यू आएगा बट निगेटिव आएगा। हम लोग फार्मूला से भी निकाल लेते हैं। स्टैटिक करेक्शन, स्टैटिक करेक्शन इक्वल टू क्या होता है, तो ट्रू वैल्यू माइनस क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू है 127.43 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना है, मेजर्ड वैल्यू 127.50 है, कितना बचेगा, माइनस 0.07 वोल्ट। देखिए एरर पॉजिटिव था तो करेक्शन निगेटिव हो गया, सेम वैल्यू आया, दोनों का वैल्यू सेम क्या है, स्टैटिक एरर और स्टैटिक करेक्शन दोनों का वैल्यू सेम है, बट एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, ठीक है। आपको मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दिया रहेगा और आपसे स्टैटिक एरर या फिर स्टैटिक करेक्शन निकालने को देगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में भी आपको दे सकता है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे बच्चा। अब जब आप नोट कर लिए तो इसी को कड़ी को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक्यूरेसी पे पहले आने से पहले हम आपको बताएंगे रिलेटिव स्टैटिक एरर। एरर में क्लियर है, एरर में कोई दिक्कत, स्टैटिक एरर और स्टैटिक करेक्शन आप निकाल सकते हैं, स्टैटिक एरर और स्टैटिक करेक्शन आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। चलिए अब जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, मेरे बात को समझिएगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी अगर पता करना है, जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी कैसा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालते हैं। एरर के बाद हो गया आपका, इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। कैसे निकालेंगे, क्या, RSE रिलेटिव स्टैटिक एरर, RSE, या इसी को हम लोग लिमिटिंग एरर के नाम से जानते हैं, लिमिटिंग एरर के नाम से जानते हैं। तो देखिए परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कैसे निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एरर बटे ट्रू वैल्यू इंटू 100, ठीक है। मीन्स परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर या लिमिटिंग एरर दोनों सेम चीज है। आपको क्वेश्चन में लिमिटिंग एरर पूछे या परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर बोले, बोथ आर सेम, दोनों सेम होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरर जिसको हम लोग डेल ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बटे ट्रू वैल्यू ए ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू 100, ठीक है। और एरर इक्वल टू क्या होता है, तो ये मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, एरर बट्टे ट्रू वैल्यू इंटू 100। यहां से आपको रिलेटिव स्टैटिक एरर निकल जाएगा, रिलेटिव स्टैटिक एरर यहां से निकल जाएगा, ठीक है। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपको पता करना है या क्वालिटी को पता करना है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर या लिमिटिंग एरर उसका निकालते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है कितना एक्यूरेट या कितना जो है उसका एक्यूरेसी है, ठीक है। बस इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसी को लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AM बट्टे 80, और यहाँ 80 बट्टे 80 कट के हो जाएगा 1 और इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है ना। ये परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर या फिर लिमिटिंग एरर आ गया, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये चीज को नोट कर लीजिए, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे मान लीजिए दो इंस्ट्रूमेंट है,
एक इंस्ट्रूमेंट ए नाम दे दिए इसका, इसका नाम दे दिए इंस्ट्रूमेंट ए, और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देते हैं इंस्ट्रूमेंट बी। इंस्ट्रूमेंट बी, दो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, दो यंत्र है बी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ए में जो एरर है वो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, ठीक है। और ट्रू वैल्यू जो दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट का, ये दिया हुआ है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर दिया हुआ, ठीक है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है जिसका एरर है, जिसका एरर है मान लीजिए 100 एम्पियर, 100 एम्पियर, ठीक है, या 10 एम्पियर लिख लीजिए। चलिए 10 एम्पियर है, और इसमें जो ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है? 40 दिया हुआ है, मान लीजिए 40 दिया हुआ है, ठीक है, 40 दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है ये दोनों में से इंस्ट्रूमेंट कौन सा अच्छा है, ये दोनों में से इंस्ट्रूमेंट जो है कौन सा अच्छा है, ये आपको बताना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। तो इसको, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी बताने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा या कौन सा इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी अच्छा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर को निकालते हैं, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर को निकालते हैं। तो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर इक्वल टू क्या होता है, ये एरर बट्टे ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो कितना हो गया, एरर दिया हुआ है 1 एम्पियर बट्टे ट्रू वैल्यू है 2 एम्पियर इंटू 100, कितना आ जाएगा 50। ये 50% हो गया, 50% इसका एरर हो गया। तो एक्यूरेसी क्या होगा, 100% में से अगर एरर को घटा दे तो वही एक्यूरेसी हो जाएगा ना। तो 100 माइनस 50 मतलब एक्यूरेसी क्या हो गया, 50% हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट 50% एक्यूरेट है, ठीक है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका जो है, इसमें हम लोग अगर परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, जिसको लिमिटिंग एरर के नाम से भी जानते हैं, बोथ आर सेम, लिमिटिंग एरर बोले या परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर बोले, बोथ आर सेम, ठीक है। तो एरर बट्टे ट्रू वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो इसका कितना आ गया बच्चा, ये 10/40 गुने 100 हो गया, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 2 20, 4 पंचे 20, 2.5, मतलब इसका कितना आ जाएगा 25% आ गया एरर। मतलब एक्यूरेसी कितना हो जाएगा, एक्यूरेसी कितना हो जाएगा, एक्यूरेसी 100 माइनस 25 कितना आ गया 75% आ गया। ये एक्यूरेसी इसका 75% आ गया। अब आप बताइए जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा हुआ, दोनों में से किसका क्वालिटी अच्छा हो गया। तो जो इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी अधिक होगा वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा माना जाएगा, एक्यूरेसी जिसका अच्छा होगा वही माना जाएगा। मान लीजिए 2 बच्चा जो है एग्जाम में लिख के आ रहा है, एक बच्चा गलती नहीं कर रहा है तो फुल में फुल नंबर मिलेगा, और एक बच्चा गलती कर रहा है तो उसका नंबर कट जाएगा। तो जो गलती नहीं कर रहा है उसको ज़्यादा नंबर मिलता है, जो गलती करता है उसको कम नंबर मिलता है। तो इंस्ट्रूमेंट में भी वही बात है, जो एरर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग अच्छा नहीं मानेंगे, जो एरर कम प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग अच्छा मानेंगे। तो इसका देखिए एक्यूरेसी कितना है, 50% है इंस्ट्रूमेंट ए का, और इंस्ट्रूमेंट बी का एक्यूरेसी कितना है 75% है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा माना जाएगा, क्वालिटी जो है किसका अच्छा होगा, तो इंस्ट्रूमेंट बी जो है, इंस्ट्रूमेंट बी हैज बेटर क्वालिटी,
क्योंकि इसका जो है एक्यूरेसी 75% है, इसमें एरर कम प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें एरर 25% ही प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें एरर 50% प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आप गौर कीजिए यहाँ पे, देखिए ये जो एरर था बच्चा, ये इंस्ट्रूमेंट ए के लिए जो एरर था ये 1 एम्पियर था, और इस इंस्ट्रूमेंट बी का जो एरर था वो 10 एम्पियर था। तो अब आप डायरेक्ट ये देख के नहीं कह सकते हैं जो नहीं सर इसमें तो एरर 1% एरर आ रहा है, इसमें 10 एम्पियर एरर है, इसमें तो 1 एम्पियर है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है जो सर क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट ए अच्छा होगा आप गलत हो जाएंगे वहां पे। केवल एरर देख के आप बोलेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी पता करने के लिए ट्रू वैल्यू भी होना जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट ए का एरर था 1 एम्पियर, इंस्ट्रूमेंट बी जो है इसका एरर था 10 एम्पियर। यहाँ बी इसको बना सकते हैं बी लिख सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बी का जो है एरर है 10 एम्पियर, फिर भी इंस्ट्रूमेंट बी अच्छा है, क्योंकि इसका जो ट्रू वैल्यू है वो ज़्यादा है, 40 है, ठीक है ना, एम्पियर है, इसका ट्रू वैल्यू 1 एम्पियर था। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, जो केवल एरर देख करके आप पता नहीं कर सकते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट खराब है, उसका ट्रू वैल्यू भी कितना है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, डेटा इनसुफिशिएंट बोलना है जब भी ऐसा रहेगा तो। जैसे मान लीजिए 2 इंस्ट्रूमेंट हम दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ए, इसमें एरर है बच्चा, इसमें एरर है 1 एम्पियर, और इंस्ट्रूमेंट बी इसका एरर है 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। अब आपसे पूछेंगे जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है हमको ये बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए डेटा इनसुफिशिएंट है सर। आंसर क्या होगा, डेटा इनसुफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त डेटा नहीं है। बिना ट्रू वैल्यू का हम लोग नहीं कह सकते हैं जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, ठीक है ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट खराब है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी पता करने के लिए उसका एक्यूरेसी कितना है हम लोग परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालने के लिए क्या क्या चीज़ का पता करना होगा आपको, तो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालने के लिए अगर आपको एरर पता है, ट्रू वैल्यू पता है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या कह सकते हैं मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू पता है, ठीक है ना, तो आप परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकाल सकते हैं। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू पता है आप निकाल सकते हैं। RSC जिसको हम लोग लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं, लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं। मीन्स आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का केवल एरर देख के नहीं कह सकते हैं जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा और कौन सा इंस्ट्रूमेंट खराब है, ठीक है ना। चलिए बच्चा समझ में आ रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, जो चीज़ बता रहे हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत है समझने में तो आप लोग एक बार बताएंगे, ठीक है ना। आई होप, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट क्लास में ही आपको ये मार्क्स दे करके जाएगा, जब भी आप एग्जाम में इंटर करेंगे तो इस क्लास से आपको क्वेश्चन दिखेगा ही, ठीक है। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, मीन्स मान लीजिए हम 2 स्टूडेंट को ले रहे हैं, एक स्टूडेंट ए है, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट बी है। हम कह रहे हैं स्टूडेंट ए जो है 200 नंबर लेकर के आया, 200 मार्क्स, ये कितना नंबर लाया, 200 मार्क्स लाया, ठीक है। और एक इंस्ट्रूमेंट बी जो है, ये जो स्टूडेंट बी है ये 400 नंबर लेकर के आया, इसको 400 नंबर है और इसको जो है 200 नंबर है। तो कौन सा स्टूडेंट अच्छा हुआ, स्टूडेंट ए अच्छा हुआ या स्टूडेंट बी अच्छा हुआ, ठीक है ना। तो मेरा आंसर हो गया, जो हमको नहीं पता है सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है जो फुल मार्क्स कितना था, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है ये 400 में से 200 नंबर लाया है,
400 मार्क्स, ये इसका फुल मार्क्स हो गया। 400 जो है फुल मार्क्स हो गया 400। 400 में से ये 200 नंबर लेकर आया। और ये जो स्टूडेंट है ये मान के चलिए 1200 में से 1200 मार्क्स जो है, इसका फुल मार्क्स 1200 था, इसमें ये 400 नंबर लेकर के आया। तो अब कौन अच्छा हुआ? तो अब हम तो कहेंगे ये अच्छा हुआ, स्टूडेंट ए अच्छा हुआ। इसका 50% हो गया और इसका क्या हो गया 1/3 हो गया, मतलब 33% हो गया। तो सीधा आपको मार्क्स देख करके नहीं बता देना है जो कौन अच्छा है। इसका 200 था, इसका 400 था, फिर भी हम जज नहीं कर सकते हैं जब तक हमको फुल मार्क्स पता नहीं हो जाएगा। उसी तरह से परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर जब भी आपको निकालना है तो आपको ट्रू वैल्यू जरूर देखना है। सीधा एरर देख करके आप बोलेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख चुके हैं, इस एग्जाम्पल में आप देख सके हैं इंस्ट्रूमेंट ए में एरर था 1 एम्पियर और इंस्ट्रूमेंट बी का एरर था 10 एम्पियर। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एयर प्रोड्यूस कर रहा था ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट खराब होता, बट ये इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी 75% है। और ये जिसका एरर 1 ही एम्पियर था, इसका एक्यूरेसी कितना हो गया 50%, क्योंकि वैरी कहाँ से कर रहा है, ट्रू वैल्यू से वैरी कर रहा है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप जब क्वालिटी उसका बताएंगे, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालेंगे, तो आपको ट्रू वैल्यू को दिमाग में रखना है, ठीक है। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी बताने के लिए जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, जैसे 2 इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट ए और इंस्ट्रूमेंट बी, इसमें हमको पता करना था कि किसका क्वालिटी अच्छा है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकाले, जिसको हम लोग लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं, ठीक है ना, लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं। तो क्या क्या पढ़े हम लोग क्या क्या पढ़े? तो हम लोग देखे एरर और स्टैटिक करेक्शन हम लोग देखे, और फिर हम लोग परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालने का सीखे, ठीक है ना, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालने का सीखे। नेक्स्ट बात कर ले तो टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने टाइप का होता है, एरर कितने टाइप का होता है, एरर का टाइप, ठीक है ना, एरर कितने टाइप का होता है। तो देखिए बालक, एरर जो है 3 टाइप का होगा। एक एरर जो है 3 टाइप का हो गया। पहला को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, पहला हो गया ग्रॉस एरर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक एरर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टमैटिक एरर, VVI कर लीजिए, इसको VVI कर लीजिए, पूछेगा ही एग्जाम में, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। और तीसरा हो गया रैंडम एरर, रैंडम एरर, रैंडम एरर, ठीक है। तो 3 टाइप का एरर हो गया, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक है। ग्रॉस एरर क्या होता है? तो ग्रॉस एरर समझिएगा, ग्रॉस एरर ऐसा एरर होता है जो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, मतलब हम लोग वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एरर। ग्रॉस एरर इंसान के द्वारा किया जाता है। जैसे लैब में आप गए और लैब में आप वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आप वैल्यू निकालने में गलती कर दिए, डाटा लिखने में गलती कर दिए, रिकॉर्ड करने में गलती कर दिए, ठीक है ना, जब आप मेजर कर रहे हैं वहां पे गलती कर दिए, मीन्स हमारे आपके द्वारा जो गलती होता है उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। ग्रॉस एरर के लिए जिम्मेवार कौन है? तो ह्यूमन बीइंग, मतलब जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट करता है उसको एक्सपेरिमेंटर बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एरर, ठीक है, मीन्स हम आप ह्यूमन बीइंग इसके लिए ग्रॉस एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग अगर कैलकुलेट करने में कोई गलती कर दिए तो वो ग्रॉस एरर में आ जाएगा, रिकॉर्ड करने में कोई गलती कर दिए ग्रॉस एरर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रॉस एरर ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है। और ग्रॉस एरर को कम कैसे हम लोग करते हैं? तो ग्रॉस एरर को कम करने के लिए बच्चा हम लोग क्या करेंगे, जब भी रीडिंग लेंगे तो सावधानी से लेंगे, जब भी डेटा को रिकॉर्ड करेंगे तो सावधानी से रिकॉर्ड करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो सही से यूज करेंगे, ठीक है ना। तो खुद में सावधानी बरत करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रॉस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर होता है
जो सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। और सिस्टमैटिक एरर जो है, सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। इस एक को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। दूसरा हो गया इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर। और तीसरा हो गया रैंडम एरर, रैंडम एरर। अब समझिएगा ये तीनों को। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसा एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कैसे प्रोड्यूस हो गया, मतलब मान के लाइए कोई इंस्ट्रूमेंट आप खरीद के लाए और वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। या मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का आप सही से यूज नहीं कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का, तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। या एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे पुराना होगा एरर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। जैसे आप साइकिल खरीदे होंगे तो फर्स्ट डे जो स्पीड रहा होगा साइकिल का, जो एक्यूरेसी रहा होगा, वो आपको 2 साल बाद नहीं दिखेगा। मोटरसाइकिल में भी वही चीज़ है, इंसान में भी, हम तो अपने आप में भी दिखा रहे हैं। जो 10 साल के बच्चे का मेमोरी है वो 60 साल के बच्चे 7 साल का जो है आदमी का मेमोरी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग का भी एरर आना शुरू हो जाता है, हम लोग को भी टाइम के साथ क्या होता है, एरर प्रोड्यूस होता है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसा एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कैसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है तो उसमें खराबी होगा तो क्या करेगा, वो एरर प्रोड्यूस करेगा। या मिसयूज कर रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट को, आप सही से यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो एरर को प्रोड्यूस करेगा। या फिर एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट करने का मतलब जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट पुराना होगा वो क्या करेगा, एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको सही कैसे करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर को कम कैसे करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट का क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, रख रखाव करेंगे, सही से यूज करेंगे, ठीक है ना। समय समय पे उसका क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, सही से उसका जो है हम लोग यूज करेंगे। इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है, कोई चीज़ रिप्लेस करना है तो समय से उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सब करके धूल मिट्टी से बचाएंगे, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एरर को कम कर सकते हैं। सेकेंड है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर ऐसा एरर होता है जो इन्वायरमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इन्वायरमेंट के द्वारा एक्सटर्नल होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है तो क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट को खराब कर सकता है, तो डस्ट पार्टिकल हो गया। ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है ना। अगर आप कम पास से कोई चीज मेजर कर रहे हैं, बगल में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, आयरन वगैरह है, तो उसके कारण क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, तो वो सब क्या कहा जाएगा, वो सब इन्वायरमेंटल एरर में आ जाएगा। डस्ट पार्टिकल, आप देखेंगे पंखा ही है, आपके घर में पंखा लगा हुआ है और उस पर डस्ट पार्टिकल जमा हो गया, ठीक है ना, धूल मिट्टी, तो क्या होगा, उसका स्पीड कम कर देता है। या कोई इंस्ट्रूमेंट जो है खराब होने की वजह धूल मिट्टी भी होता है, ठीक है ना, धूल मिट्टी के कारण भी खराब होता है। तो ये सब के कारण इन्वायरमेंटल एरर आता है। और इससे कैसे बचेंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज किए और यूज करके क्या करेंगे, उसको फिर ढक देंगे, किसी भी चीज़ से उसको ढक देंगे जिससे धूल मिट्टी से बच के रहे, नमी से बच के रहे, ठीक है ना। तो ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पे गलती से लिखा गया है रैंडम एरर, तो यहाँ था ही बच्चा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, सॉरी फॉर दैट, बाय मिस्टेक लिखा गया था, ठीक है ना। सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है ना। रैंडम एरर तो अलग ही टाइप हो गया। तो ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर ऐसा एरर होता है जो ऑब्जर्वेशन के दौरान आता है, ठीक है ना। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, उस समय में क्या होगा, रिफ्लेक्शन वगैरह के कारण जो है एरर प्रोड्यूस करता है ऑब्जर्वेशन के दौरान। जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन वगैरह प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। मान लीजिए ये स्केल है, ये पॉइंटर है बच्चा, ये है पॉइंटर। अब मान लीजिए रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हो सकता है, आपका यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ न देख के आप यहाँ या फिर यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के कारण। तो वो जो प्रोड्यूस होगा ऑब्जर्वेशन के दौरान, जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। और इसमें पैरेलैक्स एरर आता है, आप एग्जैक्ट न देख के ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण
इधर या उधर देख लेते हैं, उसको हम लोग पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशनल एरर के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या होगा, सावधानी बरत के केयरफुली हम लोग अगर रीडिंग लेंगे तो इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर की बात कर ले तो ये अनसर्टेनिटी होता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कहने का मतलब क्या हो गया, इसका जो है आना पता नहीं होता है पहले से, ठीक है ना। ये एरर के बारे में आपको पहले से पता नहीं होता है। मान के चलिए घर से आप साइकिल लेकर के चले और रास्ते में अचानक आपका चैन टूट गया, तो वो क्या हो गया, रैंडम एरर हो गया एक तरह से, ठीक है ना। आपको पहले से तो नहीं पता था जो आपका साइकिल का चैन टूटने वाला है, तो साइकिल लेकर के ही नहीं जाते, ठीक है ना। आप साइकिल से जा रहे हैं, चैन टूट गया, तो वो रैंडम, जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं हो गया। ऐसा एरर जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता है, अनसर्टेनिटी मतलब पहले से आपको कुछ भी पता नहीं है, अचानक जो है एरर आता है। रैंडम मीन्स अचानक कह सकते हैं, अचानक, अचानक जो एरर आता है जिसके बारे में पहले से आपको कोई भी चीज पता नहीं है, तो इस तरह के एरर को हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे एरर को रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया रैंडम एरर। तो ये हो गया बच्चा टाइप्स ऑफ एरर, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी खोज के लाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एरर हो गया। इसके बारे में डिटेल में आपको हम अभी इस क्लास में समझा दिए हैं, क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है, फर्स्ट क्लास भी है, आप लोग भी बोलेगा बहुत सर खींच रहे हैं,